Hello everyone, welcome to Azmal IAS Academy. Today we are going to discuss the last week's important current affairs regarding polity and governance. Our first topic is related with rethinking of India's skilling outcomes. देखिए, Indian government, Assam government and other state governments also implemented various skill development programs. लेकिन उन सब का अभी क्या रिजल्ट निकला है? इज देयर बेनिफिशियल? ओके, उसी के बारे में हम लोग आज इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे. वेरियस डाटास दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय वेरियस organizations like OECD has provided it, PLFS has provided it. Okay, on the basis of those datas we'll analyze whether these schemes are fruitful or not. Okay, and what are the way forward for it. Now देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या दिया गया है कि जो लार्जली पब्लिक फंडेड जो पॉलिसीज वगैरह है, जैसे पीएम कौशल विकास योजना, रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़ फॉर सम इनफेमस रीजन्स बिकॉज ऑफ ए स्कैम दैट इज गोइंग ऑन रिगार्डिंग पीएम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. उसके बारे में वो था, इसीलिए वो क्वेश्चन भी उठा था कि मतलब जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो क्या फ्रूटफुल है, क्योंकि ट्रेनिंग तो हो रहा है, कागजों में हो रहा है, लेकिन क्या वो सही में दिखाई जा रहा है. ठीक है, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसके अंदर अराउंड 141.4 करोड़ कैंडिडेट्स हैव ट्रेन, लेकिन इसमें से बहुत तो घोष बेनिफिशियरीज निकल के आ गया है ना. अभी देखिए एक रिपोर्ट और आया है जो PLFS ने वो पब्लिश किया था, उसके हिसाब से जो फॉर्मली स्किल वर्कफोर्स है ना इंडिया में, दैट इज ओनली 4%. ओके, दैट इज ओनली 4%. फॉर्मली वर्कफोर्स जो है वो बहुत कम है. मतलब इंडिया इज लैगिंग स्किल वर्कफोर्स. ठीक है, उसके बाद जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है दैट इज अराउंड 85%. मतलब जितने भी यूथ हैं जो एम्प्लॉयड है उसमें से 85% आर एम्प्लॉयड ओनली इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर आवर इकोनॉमी. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इज ओनली 28%. ठीक है, इससे भी दिखाया जाता है कि मतलब जो स्किल लेने का या मतलब जो हायर स्टडीज हैं उन सब के लिए भी एनरोलमेंट बहुत कम है. दीज आर ऑल नेगेटिव थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन, दैट इज सेड बाय दिस डाटास. ओके, OECD क्या बोलता है? OECD बोलता है कि ओनली 44% स्टूडेंट्स इन वोकेशनल ट्रैक्स, जो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह होता है उसमें सिर्फ 44% स्टूडेंट्स ही हैं. ठीक है, तो यू कैन यूज दिस डाटास इन योर मेंस एग्जामिनेशन, in your UPSC mains examination, and showcase that what are the employment challenges right now in India. Employability is one of the issue, unemployment is also one of the issue. ठीक है, देखिए skill is very important for India because if we need to reap in the demographic dividend, then we have to have a skilled labor force. And right now according to PLFS it is only what 4% which are formally skilled. That is not a very good sign for our economy. देखिए जो एकेडमिया इंडस्ट्री मिसमैच है या जो जॉबलेस ग्रोथ है उन सबको टैकल करने के लिए यू हैव टू हैव स्किल लेबर फोर्स. विदाउट स्किल लेबर फोर्स आवर इकोनॉमी कैनॉट डेवलप, आवर इकोनॉमी कैनॉट बूस्ट अप. ठीक है, वी कैनॉट अचीव द ड्रीम ऑफ 2047 टू बिकम ए डेवलप्ड नेशन. वो हम लोग कभी अचीव कर ही नहीं पाएंगे. वी हैव टू हैव ए स्किल वर्कफोर्स. देखिए अभी पूरे दुनिया में इंडिया इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज. व्हाई इट इज कॉल्ड एज यंगेस्ट कंट्रीज? बिकॉज मोर देन 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन द यूथ पोजिशन. ओके, इज इन द यूथ. लेकिन अगर हम उस यूथ पावर को यूटिलाइज नहीं कर पाए, ठीक है, तब ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए वो डेमोग्राफिक डिविडेंड ना हो के वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा. अगर हम लोग स्किल के ऊपर काम नहीं करेंगे वो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा. उसके वजह से क्या होगा? क्राइम रेट बढ़ जाएगा, सोशल इश्यूज आ जाएगा, अदर इकोनॉमिक इश्यूज विल बी देयर. ओके, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज विल राइज, सोशल मोबिलिटी के ऊपर हैम्पर होगा. ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के ऊपर तो इम्पैक्ट होगा ही होगा, सोसाइटी के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा. ठीक है, तो इसीलिए स्किल वर्कफोर्स इज वेरी मच important for to become a developed nation by 2047. Issues क्या क्या है? स्ट्रक्चरल फॉल लाइन्स क्या क्या है? स्किल्स आर नॉट एस्पिरेशनल्स. अभी भी यूथ
डिग्री को लेके जितना एस्पिरेशनल है, स्किल्स को लेके उतना एस्पिरेशनल नहीं है। इंडस्ट्री एज ए पेरिफेरल एक्टर, इंडस्ट्री को साथ लेके करिकुलम डिजाइन करना चाहिए, तभी स्किल वर्कफोर्स निकल के आ जाएगा। क्योंकि मार्केट में जो स्किल चाहिए और आप पढ़ा जो रहे हैं, दोनों में अगर मिसमैच है, तब तो उस पढ़ाने का कुछ फायदा है ही नहीं। यू हैव टू लर्न व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट। देयर शुड नॉट बी इंडस्ट्री एकेडमिया मिसमैच। एकेडमी में वही पढ़ाना चाहिए, वही सिखाना चाहिए which is useful in the industry. Industry means not literally the industry, that industry may be service sector, that industry may be any cement factory, that industry may be any white collar job in any sector. Okay, but the skill need to be taught which is required in the market in the present time. That is need to be there. But right now we seen as a very big mismatch between these two parts. सेक्टर स्किल काउंसलिंग्स एंड अंडर परफॉर्मर्स। ठीक है, इंडस्ट्री लेड बॉडीज बनना चाहिए। ओके, इंडस्ट्री लेड बॉडीज बनना चाहिए। फोकस ऑन स्टैंडर्ड्स नॉट प्लेसमेंट और वेजेस। अभी देखिए क्या हुआ है कि जो मतलब प्लेसमेंट वगैरह हैं उन सब के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन जो मतलब स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो फोकस करना चाहिए वो फोकस नहीं करते हैं। सर्टिफिकेशन विदाउट कैपेबिलिटी। अभी देखिए, अभी पीएम कौशल विकास योजना में ही क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट तो मिल गया है कि वो ट्रेन, बट उनका तो कैपेबिलिटी है ही नहीं, बिकॉज दे आर घोस्ट बेनिफिशियरीज। अगर घोस्ट बेनिफिशियरी नहीं भी है, तब भी इंडिया में सर्टिफिकेशन मिलना कि यू हैव ए वेरी गुड स्किल, इट इज़ वेरी इजी। तो नाम का ही आपको स्किल मिला है, काम का कुछ है नहीं, तो दैट इज नॉट ए वेरी गुड थिंग फॉर आवर इकोनॉमी। Informality dilutes impact. Skill youth absorb into low productive informal jobs. Skill underutilized and wages stagnant. क्योंकि देखिए स्किल है नहीं यूथ के पास, तो इसीलिए उन सबको इनफॉर्मल जॉब में जाना पड़ता है। इनफॉर्मल जॉब में तो आपको कुछ वेजेस का कुछ गारंटी है नहीं, उससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो होता ही है, पर्सनल इम्पैक्ट तो होता ही है, स्किल डेवलपमेंट भी नहीं होता है। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटी आर्किटेक्चर क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, नेशनल अप्रेंटिसशिप और प्रमोशन स्कीम है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस मॉडर्नाइजेशन, ये सब प्रोजेक्ट चल रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इट्स फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग ऑल्सो, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, इट ऑल्सो फोकस ऑन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स। वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक एंड IMF क्या बोलता है, एम्फासिस दैट एम्प्लॉयर लेड स्किलिंग, एम्प्लॉयर लेड स्किलिंग सिस्टम्स आर क्रिटिकल फॉर प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ। देखिए प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ के लिए एम्प्लॉयर लेड स्किलिंग चाहिए, मतलब जो एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, उनके साथ मिलके डिजाइन द को करिकुलम, डिजाइन द करिकुलम एंड अकॉर्डिंगली you need to develop the skills. The students need to be taught regarding the specific skills which are important for the industry. तो एम्प्लॉयर जो है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट देगा आपको, उसके साथ मिलके अगर आप वो करिकुलम बनाएंगे, तब स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, नहीं तो जॉबलेस ग्रोथ हमको को दिख सकता है। जो सेकेंड ARC है वो क्या बोलता है, दिस वार्नड अगेंस्ट ट्रीटिंग स्किल डेवलपमेंट एज ए स्टैंड एलोन सोशल स्कीम। स्टैंड एलोन सोशल स्कीम बनाने के लिए मना किया है, ठीक है, किसने मना किया है, सेकेंड ARC ने। तो वे फॉरवर्ड थोड़ा देख लेते हैं क्या है। रिफॉर्मिंग स्किल इन पैराडिज्म, इंटीग्रेट वोकेशनल एजुकेशन विद इन डिग्रीज एंड डिप्लोमास विथ क्रेडिट पोर्टेबिलिटी, मेक इंडस्ट्री को ओनर ऑफ करिकुलम असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन। ये सब मैंने बोला ही आप लोगों को, वही पॉइंट वाइज से मैंने दिया है यहाँ पे। रिफॉर्म सेक्टर स्किल काउंसिल्स, एक्सपांड अप्रेंटिसशिप्स एंड कोर स्किलिंग पाथवेज। तो ये सब वे फॉरवर्ड है, यू कैन यूज इट इन योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट डिसएग्रीज विद जस्टिस वर्मा's क्लेम्स ऑन लोकसभा स्पीकर्स रोल। अभी देखिए क्या हुआ है, रिसेंट कंट्रोवर्सी क्या हुआ है। देयर वाज ए मोशन टू रिमूव ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट and it was initiated in Lok Sabha, and around 140 members supported that motion, and on the basis of that motion, the speaker, because it was initiated in the Lok Sabha, the speaker has the duty or it has the power
टू फर्दर मूव अहेड विद द प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या कहता है कि वो एडमिट कर भी सकता है वो मोशन, नहीं भी कर सकता है। मतलब लोकसभा स्पीकर एडमिटेड दैट मोशन एंड ही हैव established an inquiry commission. Okay, now one question has been raised कि can the Lok Sabha speaker establish an inquiry commission unilaterally? मीन्स क्या एक मतलब जॉइंट इंक्वायरी कमीशन बैठाना चाहिए, मतलब लोकसभा राज्यसभा का जॉइंट इंक्वायरी कमीशन बैठाना चाहिए, या लोकसभा में सिंस इट हैज बीन इनिशिएटेड, क्या लोकसभा स्पीकर हैज द पावर टू इनिशिएट और एस्टैब्लिश ए यूनिलेटरल इंक्वायरी कमीशन। ठीक है, तो लोकसभा ने स्पीकर ने बना दिया, उसके ऊपर मतलब क्वेश्चन रेज हुआ कि यह बना सकता है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बताया है कि हाँ, यस, द स्पीकर कैन यूनिलेटरली एस्टैब्लिश एन इंक्वायरी कमीशन। ठीक है, और उसके रिपोर्ट के ऊपर बेस करके ही राज्यसभा लोकसभा दोनों को काम करना है। अभी देखिए एक बार हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेस का जो रिमूवल प्रोसीड्यूर है वो क्या है। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट जजेस रिमूवल प्रोसीड्यूर इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज जस्ट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन द ग्राउंड्स ऑन व्हिच सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव। इट इज जस्ट misbehavior and incapacity. The overall structure on which the Supreme Court judge can be removed by following a specific procedure, it has been given in the Judges Inquiry Act of 1968. ठीक है, उसमें क्या बोला गया है कि in either house the motion can be initiated. For Lok Sabha 100 members need to support that motion. For Rajya Sabha 50 members need to support that motion. Okay. After that, motion has been supported by the required number of members in the Lok Sabha and Rajya Sabha or either of the house. The motion need to be accepted by the speaker. After that, an inquiry commission has to be established where Chief Justice of India may be there or a Supreme Court judge should be there, Chief Justice of a High Court should be there, and a distinguished jurist should be there. A 3-member committee will be there. The 3-member committee will inquiry regarding the behavior of that Supreme Court judge, and after that, if that inquiry committee said that that person is guilty, and on the basis of that commission recommendation, a resolution has to be passed in both Lok Sabha and Rajya Sabha, and the resolution has to be passed with special majority. After it has been passed with special majority in both Lok Sabha and Rajya Sabha, it has to be forwarded to President, and President has to give the approval. After only approval of the President, the Supreme Court judge can be removed. It is the same procedure for High Court judge also. It is the same procedure for Chief Election Commissioner also. Okay. तो यहाँ पे केस मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि क्या इशू था। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, मैंने वो बता भी दिया। एक बार फिर भी देख लेते हैं क्या बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि स्पीकर्स एक्शन इज ए स्टैट्यूटरी ग्राउंडेड, नॉट यूनिलेटरल. The Judges Inquiry Act allows the presiding officer for the house where the motion moved initiated inquiry procedures. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जिस हाउस में ये मोशन इनिशिएट हुआ है उस हाउस से ही एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला है। द कोर्ट रिजेक्टेड आर्गुमेंट दैट द स्पीकर वायलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटी एंड सेपरेशन ऑफ पावर। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सब खारिज कर दिया है। उन्होंने अपील किया है द रोल ऑफ द स्पीकर या द एक्टिविटी ऑफ द स्पीकर। ठीक है, ये टॉपिक वही है। लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 124 क्लॉज 4, आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए है। रिमूवल प्रोसीड्यूर फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, लेकिन प्रोसीड्यूर सेम ही है। जजेज इंक्वायरी एक्ट में जो दिया गया है वो दोनों के लिए सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मैंने, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सबमिट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक इंपॉर्टेंट स्कीम की तरफ, दैट स्कीम रिलेटेड विथ रोड एक्सीडेंट्स। ओके, क्या है स्कीम का नाम? कैशलेस ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर मीन्स अराउंड 1 आवर आफ्टर द एक्सीडेंट। अभी देखिए इशू क्या होता है, जनरली जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद बहुत लोग इस वजह से मारे जाते हैं बिकॉज दे डिड नॉट रीच द हॉस्पिटल इन द प्रिस्क्राइब टाइम। अगर सही वक्त पे उनको हॉस्पिटल ले जाया होता तब वो बच सकते थे, लेकिन वो बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज बहुत लोग हेल्प करना नहीं चाहते बिकॉज वो
पुलिस वगैरह उन सब में वो फंसना नहीं चाहते, इसलिए मतलब वो हेल्प नहीं करते हैं, लेके नहीं जाते हैं। इसीलिए उन सबको तोड़ने के लिए, वो उस इशू को मतलब तोड़ने के लिए ये स्कीम लाया गया है। इट्स अ वेरी गुड स्कीम, यू नीड टू नो अबाउट दैट थिंग। यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स वगैरह दिया है, जैसे एनुअली अराउंड 4.6 लाख डेथ्स ऑकर्ड ओनली बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट। ये मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का एक वो डाटा है, यू कैन यूज इट, ठीक है। रोड एक्सीडेंट्स अराउंड 4.6 लाख रोड एक्सीडेंट्स टुक प्लेस एंड नियरली 1.7 लाख डेथ्स एनुअली टुक प्लेस, ठीक है। बहुत बहुत बड़ा नंबर है 1.7 लाख, 1,70,000 लोग इस वजह से मर जाते हैं बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी बिग नंबर। और ऐसा मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे बहुत लोग आगे भी आते हैं, लेकिन जो लोग आगे आते हैं दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज विद द पुलिस अथॉरिटीज, दे बिकॉज मेनी पीपल डू नॉट वांट टू कम फॉरवर्ड बिकॉज दे डू नॉट वांट टू इंडल्ज देमसेल्फ इन द लीगल हर्डल्स। तो इसी को सोल्व करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। स्कीम में क्या क्या है वो फीचर्स थोड़ा देख लेते हैं। कैशलेस ट्रीटमेंट है अप टू 1.5 लाख विक्टिम फॉर इमरजेंसी केयर, ठीक है। उसके लिए एप्लीकेबल ऑन ऑल रोड्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट एंड रूरल रोड्स। फंडिंग मशीनरी क्या क्या है, थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस कंपनी के साथ वो टाइप किया जाएगा, उसके हिसाब से किया जाएगा। गुड समरिटन, गुड समरिटन उनको बोला जाता है जो उस व्यक्ति को, जिसका एक्सीडेंट है, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाए, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, गुड समरिटन बोला जाता है। और उसके लिए एक रिवार्ड भी रखा गया है, 25,000 रिवार्ड टू वन पर्सन हु ब्रिंग्स द विक्टिम टू ए हॉस्पिटल। तो इससे क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा लोगों को कि वो आगे आए और हेल्प करें, ठीक है। अभी देखिए गुड समरिटन एक लॉ भी है, ठीक है। उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को हेल्प करता है तब उनके ऊपर मतलब वो आइडेंटिटी दिखाना, वो पुलिस कस्टडी में लेके जाना या पुलिस वो साक्षी वगैरह देने के लिए उनको लेके जाने के लिए वो नहीं है, मतलब लीगल हर्डल्स में वो नहीं फंस सकता है। लेकिन फिर भी मतलब लोग नहीं करते हैं या बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बहुत लोगों को अभी भी ये लगता है कि दे विल इंडल्ज इनटू एनीवे दे विल इंडल्ज इनटू द सम लीगल इश्यूज, व्हाई टू इंडल्ज देमसेल्फ, व्हाई टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन सम काइंड ऑफ लीगल इश्यूज। तो इसीलिए वो अवॉइड करते हैं। तो अभी थोड़ा और प्रोत्साहन देने के लिए एंड टू क्रिएट एन अवेयरनेस ये स्कीम लाया गया है कि आप अगर बचाएंगे तो आपको एज ए रिवार्ड कितना पैसा दिया जाएगा, 25,000 दिया जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो reinforced by legal immunity from police questioning और court proceedings, क्योंकि लोगों को यही सबसे ज़्यादा खटकता है कि बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा, बार बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, इतना समय कहाँ किसके पास है, वो भी एक अनजान व्यक्ति के लिए। तो इसीलिए बहुत लोग नहीं करते हैं, फिर भी बहुत लोग करते हैं, है ना। लेकिन अभी इसको सोल्व करने के लिए, इस इशू को सोल्व करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। बट स्कीम मैटर्स because according to AIMS and World Health Organization, timely golden hour intervention can reduce road fatalities by 25 to 30%. अगर गुड समरिटन्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तब क्या होगा, रोड फैटिलिटीज जो है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों का डेथ इसलिए हो जाता है बिकॉज दे डिड नॉट रीच द हॉस्पिटल इन द प्रेस्क्राइब टाइम, ठीक है। अगर गुड समरिटन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ गुड समरिटन्स विल बी इंक्रीज, देन द नंबर ऑफ डेथ्स विल बी रिड्यूस्ड। Nearly 50% of the road deaths occur due to delayed medical response, especially in the semi-urban and rural areas. ठीक है। Fear of legal harassment and treatment cost has historically discouraged bystanders from helping victims. मैंने बोला ही आप लोगों को कि वही इशू है, लोग खुद को मतलब इन्वॉल्व करना नहीं चाहते हैं लीगल इश्यूज में, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस स्कीम इट कैन बी रिजॉल्व। थोड़ा मैं समराइज कर देता हूँ क्या है। जो कैशलेस ट्रीटमेंट इन द गोल्डन आवर स्कीम गवर्नमेंट ने लाया है, उससे क्या होगा, अगर एक व्यक्ति रोड एक्सीडेंट हो जाता है उनका, ठीक है, उनको तो इंश्योरेंस मिलेगा ही, 1.5 लाख का उनको इंश्योरेंस मिलेगा फॉर इमरजेंसी केयर। जो व्यक्ति उनको लेके आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड समरिटन बोलते हैं, उनको भी अवार्ड दिया जाएगा, अराउंड 25,000 का उनको अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और पुलिस हार्डल्स, जुडिशियल हियरिंग्स वगैरह उन सब में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, उनको लीगल इम्यूनिटी मिल जाएगा। इससे क्या होगा, जो टोटल डेथ्स ड्यू टू द रोड एक्सीडेंट होता है उससे अराउंड 25 to 30% क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस डाटास, इट इज बीइंग सेड दैट 50% पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट बिकॉज दे डिड नॉट रीच टू द हॉस्पिटल इन द प्रेस्क्राइब टाइम। अभी नंबर ऑफ गुड समरिटन्स अगर बढ़ जाता है, इट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू द रोड एक्सीडेंट्स।
That's why it is a very good scheme which will reduce the fatalities due to road accidents. पायलट एक्सपीरियंस कहाँ पे हुआ है? ये पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे रन किया गया था? आसाम में रन किया गया था, चंडीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, इन सब स्टेट्स में इसको प्रैक्टिस किया गया था, मतलब पायलट प्रोजेक्ट हिसाब से उसको चलाया गया था और वो सही हुआ था, इसीलिए अभी इसको नेशन वाइड इसको किया जा रहा है। ठीक है, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या क्या है? गुड समैरिटन गाइडलाइंस, मोटर व्हीकल्स एक्ट, रोड सेफ्टी फंड, ठीक है, फाइनेंस थ्रू पेनाल्टीज एंड सेस, हेलमेट बिना पहन के जाके जो फाइन दे के आए हो, ठीक है, उसका पैसा कहाँ पे जाता है? रोड सेफ्टी फंड में जाता है, उसी से बाकी फाइनेंस वगैरह भी होता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड टाइमली मेडिकल केयर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.6 हैव रोड ट्रैफिक डेथ्स बाय हाफ द रोड ट्रैफिक डेथ्स बाय 2030। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडियन कोर्ट्स। देखिए, इंडियन कोर्ट्स में एक बहुत बड़ा इशू है पेंडेंसी ऑफ केसेस, एज वेल एज द इकोनॉमिक सर्वे हैज हाईलाइटेड द इशू ऑफ तारीख पे तारीख इशू, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, पेंडिंग केसेस हैज बीन राइजिंग, ओके, तो लोड बहुत बढ़ के जा रहा है ऑन सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज लोअर जुडिशरीज। इसीलिए AI tools has been used to resolve the issues, to reduce the technical difficulties, okay, or to fasten the process of justice. उसके लिए क्या किया गया है? देखिए, around 5 crore cases are pending in Indian judiciary और ये बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, हम लोग थोड़ा की एप्लीकेशंस देख लेते हैं AI का इन जुडिशरी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मेंस, AI इन जुडिशरी, हाउ AI कैन बी यूज्ड इन जुडिशरी। तो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, वो सब आप लोग देख सकते हैं। एक क्या है, लाइव ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अभी देखिए क्या होता है, जो वाद विवाद होता है ना, मतलब जो लॉयर एक लॉयर के साथ मतलब जो वाद विवाद करता है, उसको वो AI क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करके, वो ट्रांसक्रिप्ट करके उसको ट्रांसलेट भी करके रखेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, जो जज है उनको जजमेंट देने के लिए उनको आसानी होगा। ठीक है, उनके बाद वो समरी भी देके दे देगा, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द जज। इट इज क्या है, इट इज सुप्रीम कोर्ट यूजेस दिस टेक्नोलॉजी एनेबल रिजोल्विंग सिस्टम टू कन्वर्ट ऑरल आर्गुमेंट्स इनटू टेक्स्ट इन द रियल टाइम। टेक्स्ट में वो कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसलेट भी कर देगा, ठीक है, और एक समरी भी दे देगा जज को। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जज कैन टेक द डिसीजन। बिकॉज देखिए, एक जज को बहुत ढेर सारा केसेस देखना पड़ता है, तो उनको सब कुछ आर्गुमेंट तो याद नहीं रह सकता है, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और जो जजमेंट है वो सही से हो जाएगा, जज के लिए वो मतलब थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। सुभाष, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर हैज ट्रांसलेटेड ओवर 83,000 जजमेंट्स इनटू 18 इंडियन लैंग्वेज, स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस। इसको याद रख लेना सुभाष, ठीक है। इट इज बीन यूज्ड फॉर जुडिशरी, इट इज ए AI टूल इन जुडिशरी। Case and document management. Artificial intelligence tools help flag filing defects, missing annexures, procedural lapses at the entry stage in several high courts, reducing avoidable delays. जो टेक्निकल एरर्स हो जाता है, जो अवॉइड किया जा सकता था लेकिन हुआ नहीं बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन एरर और सम टेक्निकल इश्यूज, उनको रिजोल्व किया जा सकता है। लीगल रिसोर्स असिस्टेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट जजेस एंड लॉयर्स इन द हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ precedents and records, but final reasoning and decisions remain human led. Obviously, जो final decision होगा, जो final reasoning करके by seeing the ethical compass, by seeing the procedural justice, everything, वो देख के judgment जो देगा वो तो human led judgment ही होगा, इंसान ही देंगे, लेकिन AI has been used to fasten the process of justice. ठीक है, आर्टिफिशियल, इसमें एथिकल एंगल क्या आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज असिस्टिव नॉट एडजुडिकेटरी, ऑब्वियसली ह्यूमन ओवरसाइट एट एवरी स्टेट, इन हाउस सिस्टम्स विद सोवरेन डाटा कंट्रोल। तो AI इन जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन इंडियन जुडिशरी अराउंड 5 crore केसेस आर पेंडिंग। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पेंडेंसी, okay, to reduce the number of these pending cases, Supreme Court and other judiciary organs, they have used the AI tools. For example, Subhas, they have used the tool Subhas to translate real-time debate between the lawyers and to translate it and give a summary to the judge, so that judge can take decisions very quickly on the basis of those debates.
Okay, it is very helpful to give the judgment and it will fasten the process of justice. Okay, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, बाल विवाह मुक्त भारत। ये एक मिशन है, ठीक है, ये एक मिशन है कि हमको जो बाल विवाह है उसको घटा के 10% घटाना है। ओके, अभी देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है NFHS 5 has said that 23% women aged 20 to 24 were married before 18. NFHS 5 का ये डाटा है, you can quote this data कि 23% of women aged 24 to 20 to 24 were married before 18, indicating deep rooted socio-economic and cultural drivers. आपको देखिए चाइल्ड मैरिज क्यों होता है उसका सोशल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आपको जानना पड़ेगा। चाइल्ड मैरिज is a outcome of societal and economic backwardness. Okay, why economic backwardness? Because in many societies it is a thinking that girl child is a burden on the parents because they are very poor. That's the economic factor. Because they are very poor and because of this social thinking, both are complementary to each other and they give marriage to their child, girl child, and it will actually reduce their economic burden. That is their thinking. I am not saying that this actually happened. This is their thinking. तो इकोनॉमिक एंड सोशल एंगल आपको देखना है चाइल्ड मैरिज का। एक तो कल्चरल एंगल भी है कि जल्दी देना ही है, रिलीजियस एंगल भी है। रिलीजियस एंगल तो मतलब देखिए चाइल्ड मैरिज तो प्रिवेंशन एक्ट 2006 तो है ही, लेकिन फिर भी इट इज इन प्रैक्टिस बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज ए कल्चरल सोशल प्रैक्टिस एंड उसमें इकोनॉमिक एंगल भी आ जाता है ना, वही आपको देखना है। अभी इसी इशू को रिजोल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट हैज लॉन्च बाल विवाह मुक्त भारत targeting 10% reduction by 2026, complete elimination by 2030 in line with Sustainable Development Goal 5.3. तो बाल विवाह मुक्त भारत is the mission of the central government and they have taken up to reduce the child marriage by 10% by 2026 and complete elimination of child marriage by 2030, which will uphold the Sustainable Development Goal of 5.3. लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। अभी चाइल्ड कौन है? चाइल्ड वही है जो 18 ईयर्स से नीचे हैं फॉर लड़कियों के लिए, एंड लड़कों के लिए 21 ईयर्स के नीचे जो है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? चाइल्ड बोलेंगे, ठीक है। Offences are cognizable and non-bailable, enables preventive injunctions and appointment child marriage prohibition officers, ठीक है। क्रिमिनल लॉ क्या है? देखिए भारतीय न्याय संहिता में एक प्रोविजन दिया गया है जिससे ये बोलता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ए वाइफ बिलो 18 ईयर्स इज ए कंसिडर्ड एज ए रेप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता, इफ a person has done intercourse with a girl who is below 18 years of age, it is considered as rape. Rape is a what? Punishable offense. Supreme Court has clarified that such acts amount to aggravated sexual assault under Protection of Child from Sexual Offences Act 2012. आर्टिकल 21 भी ये वायलेट हो जाता है चाइल्ड मैरिज से। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 39F, ये सब कुछ क्या हो जाता है? वायलेट हो जाता है ना। जुडिशियल पुश क्या है रिगार्डिंग दिस? सुप्रीम कोर्ट इन 2024 क्या बोला है रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज? प्रोहिबिटेड चाइल्ड बेट्रोथेल्स। बेट्रोथेल्स मतलब क्या? जो प्री एग्रीमेंट कर लेते हैं ना, चाइल्ड प्री एग्रीमेंट मतलब अभी देखिए इसका लूप होल क्या निकाला है लोगों ने, क्योंकि कल्चर को तो आप होल करना है, सो कॉल कल्चर को, उससे क्या करते हैं लोग कि प्री एग्रीमेंट कर लेते हैं। जब बच्चा मतलब 18 ईयर से नीचे है उसके पेरेंट्स के साथ प्री एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जब ये बड़ा होगा तब इसके साथ शादी होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं बेट्रोथेल्स। उसको भी बैन किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि देखिए दे डू नॉट वांट टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द लीगल हर्डल, तो दैट्स व्हाई दे हैव अरेंज्ड द मैरिज बिफोर द गर्ल हैज रीच्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। इसमें दोनों हो सकता है, दोनों ही माइनर हो सकता है या तो कोई एक माइनर हो सकता है। दोनों ही एंगल में सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट बेट्रोथेल इज not legal. Okay, directed appointment of full-time child marriage prohibition officers, ordered district level enforcement units, shifted focus from punishment, prevention, early detection and awareness. punishment से focus हटा के prevention,
अर्ली डिटेक्शन एंड अवेयरनेस के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी देखिए ये जो बाल विवाह मुक्त भारत गवर्नेंस डिजाइन है, इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंप्लीमेंट करेगा। इट विल कन्वर्ज विद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। डिजिटल पोर्टल ऑब्वियसली फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग उसको किया जाएगा। 100 डे नेशनल कैंपेन इन 257 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स उसमें किया जाएगा। ठीक है, इंसेंटिव सच एज चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। अगर कोई पंचायत अच्छा परफॉर्म करता है, वहाँ पे चाइल्ड मैरिज कुछ है ही नहीं, तब उस पंचायत को चाइल्ड मैरिज फ्री सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, जैसे ODF फ्री सर्टिफिकेशन था ना, इट इज इट शोज कि हाउ सैनिटाइज्ड हाउ क्लीन योर सिटी इज, योर पंचायत इज, लाइक दिस कि ये जो पंचायत है इट इज सोशली अपलिफ्टेड। ओके, यहाँ पे चाइल्ड मैरिज है नहीं, इस तरह का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। जो बलोद डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बलोद डिस्ट्रिक्ट बिकम इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट इन 2025। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सक्सेस कैसे आया? इट इज ड्रिवन बाय कम्युनिटी विजिलेंस, प्रिवेंटिव इंजक्शंस, स्कूल ट्रैकिंग एंड लोकल लीडरशिप। अभी देखिए इसको आप ऐसे केस स्टडी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज इट एज ए केस स्टडी इन योर मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, कि यू कैन राइट इट लाइक दिस कि वी कैन लर्न फ्रॉम द बलोद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स and we can implement the programs and policies which were implemented in the Balod district in other parts of the country to remove or to eliminate child marriage from India। ठीक है, इस तरह से थोड़ा शॉर्ट करके आप यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे और एक चीज है, सोशल चेंज इज फास्टेस्ट व्हेन कम्युनिटीज आर को-ओनर्स। ये कोड भी आप लोग यूज कर सकते हो कि सोशल चेंज हमेशा ही जल्दी आता है जब सब लोग मिलके काम करें। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसको थोड़ा समराइज में कर देता हूँ। क्या है जो बाल विवाह मुक्त भारत, इट इज अ मिशन लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, The mission of the Bal Vivah Mukt Bharat is to reduce 10% of the child marriages by 2026 and completely eliminate it by 2030. It will uphold the sustainable development goals also. It includes some certification programs, like if a panchayat is free from child marriage, then child marriage free certification will be provided. Balod district become the first district which is free from child marriage, and it shows that social change can be brought with community participation। ठीक है, you can use this kind of things in your mains as an example। In the last topic, POCSO, speed versus justice paradox, it is a very small topic। यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, पॉक्सो के अंदर केसेस तो बहुत फाइल हुआ है लेकिन कन्विक्शन रेट बहुत कम है। वही न्यूज़ है। ठीक है, वही थोड़ा देख लेते हैं कि 2019 के साथ अभी अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो 109% इंक्रीज हुआ है पॉक्सो केसेस का, लेकिन कॉन्विक्शन रेट घट गया है। पहले 35% था, अभी 19% हो गया है। दैट इज द इशू एक्चुअली दैट इज गिवन इन दिस टॉपिक। फिर भी एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ क्या है। इन 2025 इंडिया अचीव्ड ए माइलस्टोन वेयर पॉक्सो केसेस डिस्पोजल इज 109%, exceeded the new registrations driven by fast-track special courts. However, the conviction rate is only 19%। वही है इशू एक्चुअली। डाटा क्या क्या है थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, डिस्पोजल रेट इंक्रीज हुआ है, मतलब देखिए केसेस जो फाइल हुआ है उसका जो डिस्पोजल रेट है, मतलब केसेस रिजोल्व हो गया है, वो 109% जंप किया है। मतलब केसेस फाइल तो हुआ ही है लेकिन केसेस डिस्पोजल रेट जो है वो 109% क्या हुआ है, जंप किया है। ठीक है, लेकिन जितने भी केसेस फाइल हुए थे उसमें कॉन्विक्शन रेट डिक्लाइन हुआ है। पहले कितना था, 35% था, अभी कितना है, सिर्फ 19% है। ये 2019 के साथ 2025 का डाटा कंपैरिजन है कि जो केसेस डिस्पोजल है बिकॉज ऑफ द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, इट इज बीन इंक्रीज्ड। 109% केसेस डिस्पोजल हुआ है लेकिन कन्विक्शन रेट घट के फ्रॉम 35% टू 19% हो गया है। वही यहाँ पे है। इक्विटल रेट स्किप्टेड 81%। 81% इक्वी मतलब वो उनको कन्विक्शन नहीं हुआ है उनका। ठीक है, डिटरेंस डेफिशिएंट ऑब्वियसली, मतलब ये सब बच ही गए हैं।
हाँ मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो जेन्युइनली मतलब उन लोगों के ऊपर मतलब फॉल्स केसेस फाइल्स हुआ था, इसीलिए मतलब वो लोग बच गए। या तो ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ द वेरियस लूपहोल्स, लीगल लूपहोल्स, वो लोग मतलब थे, मतलब क्रिमिनल्स थे लेकिन वो बच गए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, कॉन्विक्शन रेट तो घट गया है। रीजंस क्या क्या बताया गया है इस आर्टिकल में? रस्ट इन्वेस्टिगेशंस, रस्ट इन्वेस्टिगेशन की वजह से चार्जशीट अच्छी तरह से फाइल नहीं होता है, और इसी वजह से क्या होता है, जो क्रिमिनल्स है वो सब बच जाते हैं। मिसिंग सपोर्ट, लैक ऑफ सपोर्ट पर्सन्स लीड्स टू विक्टिम्स टर्निंग हॉस्टाइल अंडर प्रेशर। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है देखिए, सिस्टमैटिक फॉरेंसिक कैपेसिटी, विक्टिम सपोर्ट, ये सब हम लोगों को क्या करना है, एनफोर्समेंट करना है, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करना है। पॉक्सो एक्ट में देखिए बहुत एलाबोरेटली विक्टिम सपोर्ट के लिए दिया गया है, एलाबोरेटली प्रोसेस वगैरह दिया गया है, लेकिन वो सब एनफोर्समेंट सही से नहीं होता है। उन सब का अगर एनफोर्समेंट हम लोग सही से करें तब क्या होगा, जो ये पॉक्सो के जो क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, ये चाइल्ड मैरिज के साथ रिलेटेड है। बीएनएस ने बताया था ना कि इफ ए मैरिज इज देयर बट इफ ए पर्सन do intercourse with a child below 18 years, that it will be considered as rape. It is under POCSO, ठीक है। लेकिन वो एलेबोरेटली दिया गया है, लेकिन एनफोर्समेंट सही से नहीं होता है। दैट इज द इशू रिगार्डिंग इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इंडियन लीगल सिस्टम, इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ओके, तो दीज आर द important topics for this week. Thank you.